गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने मॉड्यूल सी जो हमारा चल रहा है इसमें यूनिट 21 ट्रेजरी एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ट्रेजरी एंड एएलएम से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है मॉड्यूल सी का। देयर आफ्टर हम लोग मॉड्यूल डी में चलेंगे आगे। मॉड्यूल डी उसको स्टार्ट करेंगे और उसको फिनिश करने के बाद फिर हम मॉड्यूल बी पे आएंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। मीनिंग ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, रोज ऑफ ट्रेजरी इन एएलएम, यूज ऑफ डेरिवेटिव इन एएलएम, क्रेडिट रिस्क एंड क्रेडिट डेरिवेटिव, ट्रांसफर प्राइसिंग, टीपीएम होता है ना, हमारे ब्रांच पे भी होती है टीपीएम, पॉलिसी इन्वायरमेंट, और सम ऑफ लास्ट में है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। टोटल इसकी 22 स्लाइड्स बनी है, छोटे छोटे ताकि बड़े बड़े दिखें। आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव वही रहता है जो टॉपिक होता है उसके बारे में समझना। स्टडी द मीनिंग ऑफ एएलएम। ठीक है, रोल ऑफ ट्रेजरी इन एएलएम, हाउ ट्रेजरी is instrumental in managing ALM risk, evolution of credit derivatives, transfer pricing and importance of an integrated risk management policy। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ एएलएम, चलिए ये तो इससे बोल रहा है। ठीक है, मीनिंग ऑफ एसेट लायबिलिटी एसेट मैनेजमेंट, एएलएम जिसको बोलते हैं ना, हमारे सेंट्रल ऑफिस लेवल पे, सीओ लेवल पे हमेशा एक एएलएम होता है, एसेट लायबिलिटी ग्रुप होती है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट होता है। तो कहता है मॉडर्न बैंकिंग में बी डिफाइंड एज मैच्योरिटी इंटरमीडिएशन और रिस्क इंटरमीडिएशन। ठीक है, जो मॉडर्न बैंकिंग है ये क्या है, इसमें क्या है, मैच्योरिटी इंटरमीडिएशन और रिस्क इंटरमीडिएशन इन्वॉल्व है। बैंक कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर फ्रॉम वेरियस मैच्योरिटी रेंजिंग 7 to 5 years. Though there is no bar for longer term deposit, major bank discourage deposit for longer term in order to avoid interest rate risk। लॉन्गर टर्म जैसे 10 ईयर मैक्सिमम भी हो सकता है, तो बैंक क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, however as per RBI guidelines bank can accept deposit up to 120 month, that is 10 year। the fund so collected along with the capital fund and call borrowing are lent to the borrower। अब इसके बाद ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करके हमारा काम क्या है, बैंक को लेंडिंग करना। ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम ओवरड्राफ्ट फॉर फ्यू ईयर्स, फ्यू डेज टू मॉर्गेज लोन से 15 ईयर्स। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उदाहरण दे रहा है, मान लीजिए कि आप ओवरड्राफ्ट दे रहे हैं, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो ये 1 ईयर का होता है। ठीक है, आप मॉर्गेज देते हैं तो इसकी मैक्सिमम 10 ईयर टू 15 ईयर, बैंक वाइज वेरी हो सकती है, बट 10 ईयर्स। हाउसिंग देते हैं तो 30 ईयर्स। ठीक है, तो इस पीरियड का हो सकता है। दस द बैंक मॉडिफाई एंड एक्सटेंड मैच्योरिटी विच इज द रिटेल डिपोजिटर देमसेल्व्स could not afford to। Similarly, while the depositor have assured safety of fund together with the interest, डिपोजिटर को क्या चाहिए, जो डिपॉजिट करता है, एफडी करता है आपके बैंक में, उससे क्या वो सेफ्टी ही तो चाहिए उसको कि हाँ इतने इंटरेस्ट रेट पर, मान लीजिए 5% पे एज ऑन डेट जो है 5 साल के लिए मैंने किया, तो हमारे पास बैंक जो है आफ्टर मेच्योरिटी 5% देगा ही देगा, कहीं से भी देगा, इसमें कोई इरोजन या कोरोजन नहीं होगा। ठीक, द बैंक डज नॉट हैव द सेम कंफर्ट वाइल लेंडिंग इन इन्वेस्टिंग or investing the fund in various avenues fraught with the market risk and credit risk। Thus, the bank also observe risk which individual depositor could not। हमारे लिए बैंक तो लेंडिंग देता है, लेंडिंग करता है ना बैंक। तो आज जो हमारी चल रही है स्कीम चल रही है, या हमारा जो रेट का सिस्टम है, वो टोटली किस पे डिपेंड है, आरबीआई की गाइडलाइंस पे। और हम लोग आजकल क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोगों ने आजकल रेपो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और रेपो क्या होती है, अभी तो 4% है। और ये क्या होता है, क्वार्टरली आरबीआई की पॉलिसी जो है, आरबीआई पॉलिसी अनाउंस करता है, तो उसमें जो भी फ्लक्चुएशन होगा, इससे बैंक का रेट क्या होगा, अपसाइड या डाउन साइड, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो मान लीजिए डिपोजिटर को 5 ईयर्स के लिए तो उसको कुशन मिल गया, ठीक है, वो फिक्स उसको 5 ईयर्स के बाद मैच्योरिटी मिलेगा। बट बैंक के साथ तो ये नहीं है, हर 3 मंथ के बाद उसके साथ इंटरेस्ट रेट का चक्कर है। तो क्या होता है, इससे मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क दोनों अराइज होते हैं, मार्केट और क्रेडिट। ठीक है ना, क्योंकि इंटरेस्ट का वेरिएशन होता है। अब कहता है भाई, क्रेडिट रिस्क ऑफ ए बैंक इज ऑब्वियस एंड मैनेज्ड कन्वेंशनली थ्रू इफेक्टिव क्रेडिट सुपरविजन। व्हाट इज नॉट सो ऑब्वियस इज टू मार्केट रिस्क विच इज अ मैनिफेस्ट एंड लिक्विडिटी रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग ऑपरेशन। ठीक है, अब ये कहता है कि क्रेडिट रिस्क जो है, क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट जब हम लेंडिंग करते हैं तो उसमें क्या आता है, हमारा क्रेडिट रिस्क आता है। तो इसको मैनेज करने के लिए क्या होता है, हमारा क्रेडिट सुपरविजन होता है। सुपरविजन होता है जैसे लाइक ऑडिट होती है, स्टैट ऑडिट होती है, कंकरेंट ऑडिट होती है। ठीक है,
ये सारे सिस्टम्स बने हुए हैं, ठीक है, ताकि क्रेडिट जो है ना, क्रेडिट जो है कन्वर्टेड नॉट कन्वर्टेड टू एनपीए में ना जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, सुपरविजन के लिए बहुत सारे सिस्टम्स बने हुए हैं। बट what is not so obvious in the market risk which manifests as a liquidity and interest rate risk in the banking operation। अब मार्केट रिस्क कहाँ से आता है, मार्केट जनरेटेड है, मार्केट में जो भी चेंजेस होगा उससे क्या होगा, बैंक के ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है। तो कहता है द रिस्क इज स्प्रेड ऑल ओवर द बैलेंस शीट ऑफ ए बैंक। तो इलस्ट्रेट एज्यूम द बैंक हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट ऑफ 3 years एट 8%। मान लीजिए बैंक कहता है कि एक डिपॉजिट इसने लिया 3 years का एट द रेट 8%, ठीक है, एंड हैज बीन यूजिंग टू प्रोवाइड 90 डे टी बिल्स, और इसने जो है 90 डेज टी बिल्स किया, 90 डेज टी बिल्स फैसिलिटी टू ए बोरोअर कंपनी ओवर ए फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। अब मान लीजिए इसने जो है 90 डेज का टी बिल दिया था, ये सेकंड ईयर के बाद जो है डिक्लाइन हो गया, फिर थर्ड ईयर के बाद डिक्लाइन हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होगा, बैंक लॉन्गर टू एवर 7% ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्लियरली देयर इज ए नेगेटिव अर्निंग ऑफ द बैंक। अब मान लीजिए इसने 8% पे लिया, और ये 8 अभी जो है 90 डेज टी बिल कहता है, 90 डे टी बिल फैसिलिटी टू बोरोअर कंपनी हैज लेट अस से लॉन्गर, ठीक है, ये कहता है 9% पे दिया होगा, 8% पे लिया 9%, तो सेकंड ईयर 8% बराबर हो गई, थर्ड ईयर में 1% और गिर गया तो ये नीचे आ गया, तो लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहता है क्लियरली देयर इज ए नेगेटिव अर्निंग फॉर द बैंक ऑफ डिपॉजिट हैज फिक्स रेट ऑफ, ये तो फिक्स है, ठीक है, बट ये क्या है, फ्लोटिंग है। तो इसमें क्या होता है, बैंक को यहाँ तो प्रॉफिट है बट अल्टीमेटली यहाँ लॉस है। तो कहता है वाइल बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी टू रिपेड विद इन 9 days, in another context assume that the average deposit of the bank are 1 year maturity। अब कहता है कि जो एवरेज डिपॉजिट है बैंक में 1 year मैच्योरिटी का है, ठीक है, 1 year मैच्योरिटी का है। मान लीजिए एवरेज डिपॉजिट जो है, एवरेज डिपॉजिट जो कहता है 1 year मैच्योरिटी का है, ठीक है। While they have extended quite a few mortgage loans with average maturity over 5 years at the fixed rate, firstly the bank will face liquidity problem, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि कोई भी मैच्योरिटी 1 year का है एंड एक्सटेंडेड फ्यू मॉर्गेज लोन उसने 5 years का दिया है, 5 years का कोई लोन दे दिया, तो क्या हो गया, 1 years के बाद तो ये रिन्यू हो जाएगा, लेकिन ये तो कंटिन्यू करेगा, तो इसके साथ क्या होगा, लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लीजिए ये शख्स जो है विड्रॉ करके चला गया, विड्रॉल कर लिया, तो फिर तो यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, तो फिर क्या बैंक को लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ जाती है। Firstly, the bank will face liquidity when large deposits are to be paid out on maturity for 1 year, and secondly, the bank would have accept fresh deposit and borrow from interbank market or current rate to meet the such application। अब इसको पूरा करने के लिए क्या करता है, जो इंटरबैंक मार्केट है, इंटरबैंक मार्केट, वहां से बैंक क्या करता है, बोरो करता है, इधर हो सकता है कि कम रेट पर मिल जाए या हाई रेट पर मिले। इफ करंट इंटरेस्ट rate are higher than the contracted rate of mortgage advance, the mismatch of interest rate leads to the negative spread on reduction of NII। अगर ये ठीक है, अगर ये क्या कहता है, ओडी सॉरी 5 years का दिया था और इससे क्या है, ये हायर साइड पे लिया इसने, तो क्या होगा, निगेटिव इम्पैक्ट होगा, लॉस नॉट नेट इन एनआईआई जो है वो चेंज हो जाएगी, एनआईआई में लॉस होगा। अब कहता है द रिस्क अराइज आउट ऑफ द मिसमैच ऑफ एसेट लायबिलिटी ऑफ द बैंक एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इज मैनेजिंग सच बैलेंस शीट रिस्क। द रिस्क इफ नॉट कंट्रोल मे रिजल्ट इन नेगेटिव स्प्रेड और इन इरोजन ऑफ नेटवर्क। एलएम इज देयरफॉर डिफाइंड एज ए प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ द बैंक, ठीक है। अब कहता है market determined, however the bank are extra sensitive to liquidity risk as they cannot afford to default or delay in meeting their obligation to depositors and lenders। कहता है बैंक आर एक्स्ट्रा सेंसिटिव टू लिक्विडिटी रिस्क, वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं लिक्विडिटी रिस्क को लेके, एज दे कैन नॉट अफोर्ड टू डिफॉल्ट। क्या है, अब मान लीजिए कि ठीक है, अब किसी दिन 1 साल 1 year के बाद कोई मैच्योरिटी का पेमेंट लेने आया, आपके पास लिक्विडिटी क्राइसिस हो गया, तो आपकी बेइज्जती होगी ना। तो बैंक क्या है, इसके लिए हमेशा तैयार रहता है कि नहीं, और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हमारा जो रेपुटेशन हो वो रेपुटेशन लॉस ना हो। इवन सस्पिशियस प्रेशर ओवर द बैंक लिक्विडिटी में प्रॉम्प्ट रन ऑन द बैंक or indeed they are in very survival of the bank, hence special mention attention is paid to liquidity, in particular short term liquidity intraday one to ensure fund promptly met। तो बैंक का ट्रेजरी का क्या काम है, इसी फंड को मैनेज करना, जो ये ऑब्लिगेशंस है ना, इसको पूरा करने के लिए बैंक की ट्रेजरी जो है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट करती है, या एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के लिए अलग डेस्क होता है। एसेट लायबिलिटी एएलएम एसेट यील्ड इनकम
hence are shown cash inflow while liability need to be repaid hence are shown as a cash outflow। ठीक है, अब जो एसेट हमारा है, एसेट में जो हमारी रीपेमेंट आएगी, रीपे होगा, तो वो क्या हो गया, कैश इनफ्लो होगा ना, इनफ्लो होगी। ठीक है, और हमारा क्या लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब पे होगी, मैच्योर होने के बाद पे होगी, तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच इज देयर, ए कैश इनफ्लो कैश फ्लो मिसमैच विद एक्सेस इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ द फंड, तो यहाँ क्या हो सकता है, मिसमैच की संभावना रहती है। ठीक है, if a part of inflow or outflow is denominated in foreign currency there is also currency mismatch which needs to be managed by treasury। ठीक है, liquidity implies a positive cash flow, liquidity किसे कहते हैं, positive cash flow अगर है तो it is not only cash surplus retained by the bank but also other sources where cash can be readily drawn such as committed credit lines from other banks। अब कहता है लिक्विडिटी क्या इम्प्लाइज करता है, कि बैंक का जो लिक्विडिटी पोजीशन अगर अच्छा है तो इम्प्लाई करता है कि वो उस पॉजिटिव कैश फ्लो है उस बैंक में। ठीक है, सच है ये कमिटेड क्रेडिट लाइंस फ्रॉम द अदर बैंक, लिक्विफाइबल सिक्योरिटी एंड नोस्ट्रो बैलेंस। ठीक है, तो ये कहाँ से लेता है, अगर उसके पास बैंक ऑल्सो सोर्सेज वेयर द कैश कैन रेडली ड्रॉन, तो ये कहाँ से लेता है, क्रेडिट लाइंस फ्रॉम अदर बैंक, क्रेडिट लाइंस फ्रॉम अदर बैंक्स। ठीक है, दूसरा कहाँ से ले सकता है, लिक्विफाइबल सिक्योरिटी एंड नोस्ट्रो बैलेंस, नोस्ट्रो में जो बैलेंस है वहाँ से ले सकता है, लिक्विफाइबल सिक्योरिटी जो है वहाँ से ले सकता है। ठीक है, द अवेलेबल कैश resources are compared with the immediate liability of the bank in the given period of time range and net liquidity workout. In different time bonds, the loan falling due for repayment constitute the main source of fund, while the depositor and the other obligations maturing during the same time bond constitute uses of fund। ठीक है, सोर्स ऑफ फंड और यूज ऑफ फंड दो चीजें आती हैं हमेशा, सोर्स ऑफ फंड क्या है और यूज ऑफ फंड क्या है। तो यहाँ जो कहता है देखिए, available cash resources are compared with immediate liability of the bank and given time range and net liquidity is worked out. In different time bands, the loans falling due for repayment constitute the main source of fund। ठीक है, लोन जो है ड्यू होता है फॉर रिपेमेंट के लिए, तो ये क्या आ जाता है, जैसे अब आपकी एसेट है, एसेट्स जो है ना, इसमें जो भी रिपेमेंट आएगी ये क्या होगा, सोर्स ऑफ फंड हो जाएगा, सोर्स ऑफ फंड भी तो होता है ये। और वाइल द डिपॉजिट एंड अदर ऑब्लिगेशन मैच्योरिंग, अगर डिपॉजिट है और ये मैच्योर कर रहा है तो क्या हो गया, ये यूजेज ऑफ फंड हो गया, यूजेज ऑफ फंड हो गया। ठीक है, इन बोथ केसेस इंटरेस्ट फ्लो आर कंसीडर एंड एज एंड व्हेन दे अराइज, द डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड यूजेज ऑफ फंड इन ए स्पेसिफिक टाइम बैंड इज नोन एज लिक्विडिटी गैप। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसे क्या कहते हैं हम, लिक्विडिटी गैप। ठीक है, लिक्विडिटी गैप कहते हैं। The difference between source and user fund in specific time band is known as liquidity gap, which may be positive और negative। ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। सोर्स ऑफ फंड और यूजेज ऑफ फंड के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम लिक्विडिटी गैप कहते हैं। ये क्या हो सकता है, लिक्विडिटी गैप निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। When advance are more than the deposit at a time bucket, it becomes positive. When deposit are more than advance in a time bucket, it becomes negative gap. Hence, the liquidity gap arises out of the mismatch of asset liability of the bank। ठीक है, अब कहता है आरबीआई हैज प्रिस्क्राइब टाइम बैंड, जो टाइम बैंड बनाया है आरबीआई ने, टाइम बैंड, तो कहता है नेक्स्ट डे, मतलब टुमारो, नेक्स्ट डे, फिर 2 to 7 days, 8 to 14 days और 15 to 30 days। ठीक है, फॉर मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग लिक्विडिटी गैप्स, ये बताया है बैंक को कि इस गैप में, इस टाइम बैंड में आप रखिए ताकि आपका जो है लिक्विडिटी गैप मॉनिटर हो सके। एलएम प्रोसेस इन्वॉल्व प्लॉटिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी मैच्योरिटी वाइज टाइम बकेट एंड मेजरिंग द गैप बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी मैच्योरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। लिक्विडिटी रिस्क इज रिफ्लेक्टेड एज मैच्योरिटी मिसमैच, लिक्विडिटी रिस्क जो है वो मैच्योरिटी मिसमैच के रूप में जाना जाता है, विच इज द गैप इन कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, द रिस्क इज नॉट बीइंग एबल टू फंड इनफ कैश और कैश एक्सफ्लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए
अब कहता है नेक्स्ट जो कहता है लिक्विडिटी रिस्क जो है अराइजेज इफ लिक्विडिटी इन मार्केट ड्राइज अप। लिक्विडिटी कब राइज होगी? इफ द लिक्विडिटी इन मार्केट ड्राइज अप and the bank is not able to dispose of its liquid security without suffering a loss, or if a liquefiable security suddenly become illiquid। ठीक है, कोई लिक्विफाइबल सिक्योरिटी जो है अगर क्या हो गया लास्ट में आके, एक तो मार्केट ड्राई हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है, लिक्विफाइबल सिक्योरिटी आके, लिक्विफाइबल जो सिक्योरिटी बैंक के पास था वो आके इलिक्विड हो गया, ठीक है, किसी कारणवश। तो बैंक शुड हेंस टेक into the account and marketability of security while classifying them as a liquid instrument in the nearest time bucket। ठीक है। अब कहता है आरबीआई फ्रॉम वन टाइम इशू डिटेल गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग एएलएम रिस्क। आरबीआई क्या करती है, टाइम टू टाइम पे एएलएम रिस्क के लिए गाइडलाइंस इशू करती है। आरबीआई मोर पार्टिकुलर अबाउट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। सबसे ज्यादा पार्टिकुलर जो आरबीआई होती है वो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में जो भी डिमांड होता है, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी में डिमांड तो कम होती है ना, तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में डिमांड जो है इंट्रा डेट से लेकर 1 मंथ तक का। करंट गाइडलाइंस स्टिपुलेट दैट नेट क्यूमुलेटिव नेगेटिव मिसमैच ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे 2 to 7 days, 8 to 14 days, 15 to 28 days bucket should not be exceed 5%, 10%, 15% एंड 28%। अभी जैसे माना नेक्स्ट डे का है, ठीक है, अब इसने दिया फिर 2 to 7 days, 8 to 14 days, और ये जो है 15 से 28 दिन। अब इसमें कहता है कि इसमें 5%, इसमें 10%, इसमें 15% और इसमें 20%। इससे क्या होना चाहिए, निगेटिव मिसमैच, क्यूमुलेटिव निगेटिव मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्यूमुलेटिव निगेटिव मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। Cumulative cash outflow in the respective time bucket. Banks are required to provide their liquidity management policy contingent measure to meet any shortfall in liquidity. The contingency measure may include a standby credit lines from the banks, liquid investment and maintenance of adequate security in excess minimum requirement to facilitate borrower under LAP or under CBLO। ठीक है। इंटरेस्ट रेट कहता है, इंटरेस्ट रेट किसे कहते हैं? Interest rate risk arises when interest earning are not adequate to set off the interest payment due to given period, even the book value of asset equal that the liability owing a change in market rates of interest। ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट कब अराइज होता है कि जब हमारा इंटरेस्ट अर्निंग है जो है वो क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर नहीं आता, एडुकेट नहीं है कि हमारे इंटरेस्ट अर्निंग से हम इसको पेमेंट कर पाए, एडुकेट नहीं है, नॉट एडुकेट, तब हमारा क्या अराइज होता है, हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज होता है। ठीक है। नेट इंटरेस्ट इनकम ऑफ द बैंक इज डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्निंग जो हुआ और इंटरेस्ट पेमेंट जो हुआ, इसी को हम बोलते हैं एनआईआई। ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम। हेंस इंटरेस्ट रेट रिस्क में भी डिफाइंड एज रिस्क ऑफ इरोजन ऑफ एनआईआई। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इसमें कोई भी इरोजन हो गया ना, तो इसे ही हम इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट मूवमेंट इन द मार्केट। ठीक है। नेक्स्ट जो कहता है इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक दिया है, लेट अस अज्यूम दैट द बैंक हैज मोबिलाइज्ड डिपॉजिट 100 crore विद एवरेज 6 month मैच्योरिटी है, ठीक है, at 5%. Let us assume that bank invested the amount in a fixed interest loan payable after 5 years at 7%, and NII is clear 2%, 2 crore per year। ठीक है। अब कहता है कि ये तो 2 crore per year के हिसाब से हो गया, 100 crore बैंक ने लिया 6 month के लिए 5% के हिसाब से, और उसने इन्वेस्ट कर दिया, मतलब लेंडिंग कर दी कहाँ पे, 5 years के लिए 7% पे, तो फर्स्ट 6 month तो इसको कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे एनआईआई जो है, जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, साल में 2% का प्रॉफिट देगा और 2 करोड़ जोड़ देगा। बट द डिपॉजिट आफ्टर 6 month द नीड टू रिप्लेस रिसाइकिल करंट मार्केट रेट 6% रेट है राइजन बाई दैट टाइम। इंटरेस्ट ऑन लोन कंटिन्यू टू बी 60%, हेंस एनआईआई सेकंड हाफ रिड्यूस बाई 1 year। अभी तो 6 month के लिए तो 2% था या मार्जिन, लेकिन नेक्स्ट 6 month के लिए क्या हो गया, 1% हो गया, कारण कि वहाँ डिपॉजिट जो है उसको इसके मैच्योरिटी के बाद लेना पड़ा, तो 7% पे लेना पड़ा, तो यहाँ मार्जिन कम हो गया। तो इसी तरह से कहता है कि गैप आ जाता है। द रिस्क ऑफ इरोजन एनआईआई इज एन अकाउंट ऑफ डिपॉजिट रेट्स बीइंग फ्लोटिंग repriced every 6 months while the loan interest is fixed only for the 5 year when the funds are available for the fresh
लेंडिंग और रिपेमेंट ऑफ द लोन और वाइस वर्सा। ठीक है, अब कहता है रिप्राइसिंग रिस्क एग्जिस्ट वेयर इन गिवन टाइम बकेट 6 मंथ to 1 year the asset and liability which are due for repricing are not equal। ठीक है, अब रिप्राइसिंग रिस्क जो है, रिप्राइसिंग रिस्क कब आता है? कहता है रिप्राइसिंग रिस्क जो है 1 year the asset and liability which are due for repricing are not equal। अब मान लीजिए कि एसेट आपकी हो गई, एसेट एंड लाइबिलिटी जो है, एसेट एंड लाइबिलिटी जो है ये क्या हो गया, इसकी रिप्राइसिंग और मैच्योरिटी डेट पर इक्वल नहीं है रिप्राइसिंग, तो इसको रिप्राइसिंग रिस्क बोलते हैं। The bond amount appears size में, चलिए ये तो वही रिप्राइसिंग। For a purpose of ALM, all asset liability are placed in a time bucket based on their repricing dates. The mismatch in each time bucket is measured as gap between the rate sensitive asset and rate sensitive liability। कहता है for the purpose of ALM, जितने भी एसेट एंड लाइबिलिटी हैं उनको क्या किया जाता है, ALM के लिए आपकी एसेट एंड लाइबिलिटी को क्या है, ये बकेट में, टाइम बकेट में, डिफरेंट टाइम बकेट में इसको प्लेस किया जाता है। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर रिप्राइसिंग डेट्स। ठीक, when the rate is when the interest rate is due for change, the mismatch in each time bucket is measured as gap between the interest rate assets and rate sensitive liability। The mismatch may be measured either in absolute amount or sensitivity ratio or a percentage of rate sensitive assets to rate sensitive liability। The mismatch present a risk to NII, hence to be monitored regularly with preset limits। अब कहता है it is possible to reduce the mismatch by swapping floating rate टू फिक्स रेट और फिक्स रेट टू, अब क्या करता है, मान लीजिए कि ठीक है इस चीज को हटाना है, मिसमैच को हटाना है, तो मिसमैच को हटाने के लिए क्या करते हैं सब, ठीक है, मिसमैच को हटाने के लिए क्या किया जाएगा, स्वैप कर दिया जाएगा। स्वैप कहाँ से होगा, फिक्स रेट से फ्लोटिंग में और फ्लोटिंग से फिक्स में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रीसेट लिमिट पर, तो इससे क्या होगा, बाय यूजिंग डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, किसका यूज किया जाता है, डेरिवेटिव। RBI stipulate capital adequacy requirement for market which include interest rate mismatch। Capital is also provided for any derivatives used to bridge such mismatches। अब कैपिटल चाहिए, डेरिवेटिव का यूज तो कर रहे हैं बट इसके लिए कैपिटल आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायर्ड used to bridge such mismatch। RBI recommending simplified approach under Basel III for determining the capital requirement for derivative instrument for bank which handle a range of sophisticated derivative product like options with zero cost structures, etc. Intermediate approach like delta plus method and scenario approach have been recommended for banks which write options and deal to other sophisticated derivative product। अब कहता है the gap management is only way to monitoring ALM। तो गैप का जो मैनेजमेंट आप करेंगे तो इसका क्या होगा, इज ओनली बाय वे ऑफ मॉनिटरिंग ALM, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के द्वारा ही आप गैप का जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं। देयर आर अदर मेथड फॉर मेजरिंग एसेट लायबिलिटी मिसमैच यूजिंग VAR, प्रेजेंट वैल्यू, ड्यूरेशन एंड सिमुलेशन व्हिच वुड मेक ALM मोर इफेक्टिव। यू विल, चलिए यू विल स्टडी के लिए तो बात की बात है। अब आइए एक्सपीरियंस इन ALM के अलावा भी और होता है, यहाँ पे जो दिया ना VAR, वैल्यू एट रिस्क, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, ड्यूरेशन और उसके बाद सिमुलेशन, इतने चीज जो है आपको एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के काम आते हैं। डिपॉजिटर एक्सपीरियंस ऑफ ALM इन इंडियन सिनेरियो। ठीक है, डिपॉजिटर आर ऑलवेज कंफर्टेबल विद द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 100% है। बैंक लाइक SBI, IDBI पास्ट इंट्रोड्यूस डिपॉजिट स्कीम लिंक टू फ्लोटिंग रेट बट चला नहीं। SBI और IDBI ने जो है ना फ्लोटिंग डिपॉजिट रेट का लाया था लेकिन वो चला नहीं। ठीक है, under the circumstances in case of deposit rate goes up subsequent in placement deposit by the depositor would come for premature extension of the deposit and get the enhanced interest rate। Bank also do not charge any penalty for such extension। In case of deposit rate falls down, the deposit would be continue with the deposit। ये सब डिपॉजिट के सारे चीज आप जानते ही हैं, इसको एक बार देख लीजिए। बट द एडवांस साइड RBI है इंट्रोड्यूस MCLR, ये MCLR वाली बात कर रहा है, अभी हम लोग रेपो पे हैं। ठीक है, MCLR की कहानी खत्म हो चुकी है, फिर भी जो पुराने
हमारे एसेट्स हैं वो MCLR पे कुछ अगर हैं तो चल रहे हैं, लेकिन RBI ने कह दिया कि इसको सारे को चेंज टू रेपो। देखिए, hence the interest rate falling scenario, NIM would be come down since the deposits are fixed rate and advance are floating rate. In case of interest rate goes up, the banks may not actually get full benefit of interest rate hike, as most of the depositor would come premature extension of the deposit. By this, interest rate going up for nullified risk and passed to the bank. In the above scenario, it is difficult to hedge the entire interest rate risk since most of the players banks are on one side of the market. अब कहता है रोल ऑफ ट्रेजरी इन एएलएम। एएलएम में ट्रेजरी का क्या रोल, समझे। ये कहता है एज स्टेटेड अर्लियर द कोर फंक्शन ऑफ ट्रेजरी फंड मैनेजमेंट। ट्रेजरी का मेन फंक्शन क्या है, फंड मैनेजमेंट है। इट ऑटोमेटिकली इनगल्फ liquidity and interest rate risk as the treasury maintain the pool of bank fund. We may briefly explain the relationship between treasury and ALM. अब ट्रेजरी और ALM के बीच में क्या है, ट्रेजरी एंड ALM के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, व्हाट रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब कहता है we have illustrated above the balance sheet of the bank carries enormous market risk in addition to the credit risk, but the banking operations itself is confined to accepting deposit and extending credit to the needy borrowers। ठीक है, हमें क्या है, हमारे पास सारी रिस्क अवेलेबल है। जो हमारी बैलेंस शीट है ना, वो फुल ऑफ रिस्क है। बैलेंस शीट जो है ये हमारी फुल ऑफ रिस्क है, फुल ऑफ रिस्क, ठीक है। फिर भी हमें क्या है, डिपॉजिट लेना ही है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना ही है, और फिर क्या है, लेंड करना ही है हमें इसको लेने के बाद। तो ये तो मजबूरी है। It is a treasury which operates the financial market directly, establishing a link between core banking function and market operation. Hence, the market rate is identified and monitored through treasury. Asset liability mismatch cannot be ignored out, as the asset or liability cannot be physically moved across the time bands. It may also be noted that the bank earned profit out of the mismatch, and it is not really advisable to remove the mismatch completely from the बैलेंस शीट। अब क्या, मिसमैच को तो कंप्लीट नहीं हटाया जा सकता, तो ट्रेजरी क्या करती है, ट्रेजरी यूज डेरिवेटिव्स एंड अदर मींस इंक्लूडिंग न्यू प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टू ब्रिज द लिक्विडिटी एंड रेट सेंसिटिव गैप। तो जो एसेट एंड लायबिलिटी के बीच में जो मिसमैच होता है, इसको तो कंप्लीट खत्म नहीं किया जा सकता ना। तो ट्रेजरी क्या करती है, डेरिवेटिव्स का यूज करती है, किसके लिए, टू ब्रिज द गैप, ठीक है, याद रखिएगा। Treasury, while taking trading position in forex and security market, is also exposed to the market risk। अब मार्केट में तो गई, ठीक है, इन्वेस्ट किया उसने, तो वहां पर क्या एक्सपोज हो गया, इसका मार्केट रिस्क में एक्सपोज हो गया ऑन इट्स क्रिएशन। समटाइम रिस्क आर कंपनसेटरी इन नेचर and help bridge the mismatch on banking side. The treasury may therefore hedge only residual risk। अब कहता है as the market develop, many credit product are being substituted by treasury product। For instance, bank may subscribe to commercial purpose instead of extending working capital on entity। Treasury product are marketable and hence liquidity can be infused in time of need। Treasury also monitor exchange rate and interest rate movement in the market, and hence it is much easier to administer such risk through treasury operations। कहता है it is for the above reason that the operation relating to the market risk movement have become an integral part of the treasury। In many banks, either ALM desk is a part of dealing room or ALCO support group is a part of treasury team। The treasury head is always an important member of ALCO, contributing not only to management but also to product pricing and other policies। अब कहता है यूज ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कहाँ से यूज होता है, ALM में। Derivative instrument. Derivative instruments are useful in managing the liquidity and interest rate risk, as also in structuring new product with the help overcome market risk to a large extent। Derivative क्या है, यूजफुल होता है मैनेज करने में लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट। डेरिवेटिव्स जो है ये क्या होता है, मार्केट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क, इसको मैनेज करने में यूज होता है, ठीक है। और साथ ही साथ स्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, स्ट्रक्चरिंग of product। For instance, if we are buying a stock which is highly sensitive to the market movements, we can sell index future at a insurance hedge against fall of the stock price।
The advantage in derivatives is that the requirement of capital is very small and largely there is no deployment of the fund except in case of the exchange traded instrument where there is a margin required, but it is only a fraction of notional amount. ठीक है, कहता है derivatives can be used to hedge high value individual transactions. ठीक है, और एग्रीगेट रिस्क एज रिफ्लेक्टेड इन एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। डेरिवेटिव का किस लिए यूज होता है? हेज करने के लिए। हेज मतलब समझिए, हेज मतलब फ्रेंड्स रिस्क को कम करना, ठीक है, हेजिंग करना टू हाई वैल्यू इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन और एग्रीगेट रिस्क रिफ्लेक्टेड इन द एसेट लायबिलिटी मिसमैच। इन इंटर latter case the dynamic management of hedge is necessary as the composition of asset liability is always changing. The following illustrations show how derivative can be used to manage ALM risk। अब ये illustration है, यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है डेरिवेटिव्स को यूज करके। तो जैसे यहाँ पर दिया है, एज्यूम दैट द बैंक इज फंडिंग ए मीडियम टर्म लोन ऑफ 3 इयर्स विद द डिपॉजिट हैविंग एवरेज मैच्योरिटी 3 मंथ। अब कोई लोन उसने जो है ना 3 इयर्स का दिया, बैंक में लेंड किया, ठीक है, लोन, और इसके पास जो 3 इयर्स की मैच्योरिटी का डिपॉजिट है 3 मंथ की, तो क्या होगा? द शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एंड बोरोइंग ऑफ इंटरबैंक मार्केट इज मच चीपर देन ए 3 ईयर डिपॉजिट, हेंस many banks have resorted to funding their regular loans from short-term resources. ठीक है, in order to increase their spread, there is a borrower liquidity risk and the bank needs to pay back the short-term deposit much earlier to repayment the 3 years loan. There is also interest rate risk as the deposit will reprice 12 times during the life of loan. ठीक है, अब 3 years में कितनी बार लोन? 4 गुना 3, 12 बार चेंज होगा, प्राइसिंग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ भी इसलिए डेरिवेटिव्स का यूज किया जाता है जो एलएम को मैनेज करने के लिए। The interest rate on deposit to in floating rate, the bank has pay interest rate of interest wherever the deposit is recycled, the price. Market rate can be benchmarked rate free interest. Say 91-day T-bill. Above case, the bank may therefore swap a 3-month interest rate into a fixed rate for a 3 years, so that interest cost is also fixed and the spread over the loan is protected. ये भी उदाहरण है फ्रेंड्स, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, एक उदाहरण दिया। कहता है ट्रेजरी ऑफन आर्बिट्रेज इन फॉरेन करेंसी। ट्रेजरी कभी कभी क्या है, फॉरेन करेंसी में भी हेजिंग करती है, आर्बिट्रेज करती है। द बैंक में बोरो से 6 month फंड इन यूएसडी एंड लैंड इक्विवेलेंट रुपी इन डोमेस्टिक मार्केट। अब मान लीजिए कि बैंक ने क्या किया, 6 month के लिए कोई फंड लिया यूएसडी में और लैंड कर दिया रुपी में, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट। तो कहता है कॉस्ट अराउंड 3%। यूएसडी फंड क्या है, 3% कॉस्ट क्या है, रुपी यील्ड से 6.5% फॉर द सेम पीरियड, ठीक है। द स्प्रेड इज क्लियर 3.5। अब यहाँ पर तो इसको बेनिफिट हो गया, 3% पे लिया, 6.5% पे लेंड कर दिया, तो यहाँ क्या है, 3.5% का प्रॉफिट हो गया। द ट्रेजरी टेक केयर ऑफ एक्सचेंज रिस्क बाई पेइंग 1.5%। अब इसके लिए इसने क्या किया, एक्सचेंज रिस्क भी दिया था, एक्सचेंज रिस्क 1.5% का, तो जो नेट हो गया, नेट है 2% इसको विदाउट एनी एक्सचेंज रिस्क को मिलता चला गया। तो फॉरवर्ड प्रीमियम इज ए कॉस्ट ऑफ हेज अगेंस्ट द करेंसी रिस्क। फॉरवर्ड प्रीमियम क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रीमियम होता है टू हेज against the currency risk. Treasury can thus supplement domestic liquidity and also ensure a positive spread of the bank. ठीक है, कहता है ट्रेजरी में also hedge currency mismatch resulting from the foreign currency operation of the bank. ट्रेजरी में also hedge currency mismatch resulting from the foreign currency operation of the bank. foreign currency operation से जो मिसमैच अराइज होता है, तो उसको हेज करने के लिए ट्रेजरी क्या करती है, हेज करती है। फॉर इंस्टेंस ट्रेजरी में बाई कॉल ऑप्शन टू मीट रिपेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी लोन और बाई पुट ऑप्शन टू प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी रिसीवेबल्स इन डोमेस्टिक टर्म। ट्रेजरी enables the bank to struggling new product which help to reduce the mismatches in all balance sheet। ठीक है, ट्रेजरी क्या करती है, इनेबल करती है बैंक को फॉर स्ट्रक्चरिंग न्यू प्रोडक्ट,
which help to reduce mismatch in the balance sheet. Floating rate deposit and floating rate loans where interest rate are linked to the benchmark rate have been fairly popular. ठीक है? In security market, we have got government security where interest rate is linked to rate of inflation. गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है जीसैक जो होता है वो किससे लिंक होता है इंटरेस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन से जीसैक जो होता है वो किससे लिंक होता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन अगेंस्ट द राइज ऑफ इनबिल्ट एंड इंडेक्स linked bond corporate debt paper is also issued and called put option to suit the risk appetite of the individual investor. The embedded option are also useful to improve the liquidity of investment. For instance, 7-year bond issue with the put option and 3 years investment. मेन कहता है यहाँ एक क्वेश्चन आ गया यूज ऑफ डेरिवेटिव हाउएवर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस कोई हमेशा डेरिवेटिव ऐसे आप यूज नहीं कर सकते उसके लिए कुछ कंडीशन है इट एज्यूम दैट द बैंक प्रोडक्ट आर प्राइस रेशनली if the interest rate on deposit of loans are not based on the benchmark rate interest rate swaps may not be really helpful even when the interest rates are fairly aligned, the product pricing may not exactly move in line with the market. Hence, the Treasury may not be able to provide a perfect hedge. ALM uses broad time bands, hence, even after using appropriate hedge, the market risk may not be completely mitigated. The residual risk is called basis risk. The residual risk is called basis risk. There are embedded option risk in certain bank product. For instance, a fixed term deposit and term loan can be prepaid. अगर मान लीजिए ये embedded option risk है embedded option risk किसको कहते हैं आपका कोई भी डिपॉजिट एंड लोन ये दोनों क्या हो गया प्री पेमेंट हो जाता है प्रीपे हो जाता है तो उस कंडीशन को embedded option risk बोलते हैं such prepayment escape ALM analysis and cannot be fully hedged. Finally, the precondition for efficient use of derivative that derivative market should be well developed and the dealer in treasury should have adequate skills in using the प्राइसिंग डेरिवेटिव्स ठीक अब आता है क्रेडिट रिस्क एंड क्रेडिट डेरिवेटिव्स क्रेडिट रिस्क क्या है क्रेडिट रिस्क इन ट्रेजरी बिजनेस इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू काउंटर पार्टी डीलिंग्स कंटेंट बाय एक्सपोजर लिमिट एंड रिस्क मैनेजमेंट नॉर्म्स ठीक है ट्रेजरी क्या करती है मार्केट में ज़्यादा मूव करती है ना ट्रेजरी किस लिए मार्केट मूव करती है प्रॉफिट ही कमाना है मेन मुद्दा तो वही है अब जब मार्केट मूव करेगी तो क्या होगा वहाँ पे काउंटर पार्टी का रिस्क होगा काउंटर पार्टी रिस्क है मान लीजिए काउंटर पार्टी से साथ डीलिंग वो सेटल नहीं कर पाया ठीक है या काउंटर पार्टी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ काउंटर पार्टी रिस्क हो गया तो क्या होगा कंटेंट बाई एक्सपोजर लिमिट मैनेजमेंट नॉर्म्स एंड रिस्क मैनेजमेंट नॉर्म्स ठीक है एक्सपोजर लिमिट कंटेंट बाई एक्सपोजर लिमिट एंड रिस्क मैनेजमेंट ठीक है इन नॉर्मल कोर्स ट्रेजरी ऑपरेशन आर अनटच्ड बाई क्रेडिट एंड रिस्क present in bank lending business. However, there are two ways in which the treasury may get intertwined with the banking operation in the credit area. Firstly, there are several treasury products or more correctly debt market products such as commercial paper, bonds which are credit substitute. अब ये यहाँ पे जो है ना CP है कमर्शियल पेपर है बॉन्ड है ये सब क्या है क्रेडिट सब्सिट्यूट है क्रेडिट के सब्सिट्यूट है हाईली रेटेड कंपनी प्रीफर इशू टू डेट पेपर टू बैंक क्रेडिट एज ए कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इज रिलेटिवली लोअर देन डेट मार्केट तो जो कंपनियां होती हैं इसको प्रीफर ज़्यादा करती हैं कारण कि इसमें रेट जो है वो कम होता है इंटरेस्ट रेट कम होता है रिलेटिवली लोअर देन डेट मार्केट वेयर इन द एडिशन टू बैंक देयर इज अदर इन्वेस्टर इंश्योरेंस कंपनी म्यूचुअल फंड हु मे इन्वेस्ट इन द डेट मार्केट इंस्टेड ऑफ लेंडिंग टू द कंपनी द बैंक में ऑल्सो प्रीफर टू इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड थ्रू द ट्रेजरी ठीक है कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी बैंक जो है ना ट्रेजरी के थ्रू इन्वेस्ट करती है While credit risk and loan and bond is similar, unlike a loan, bond is tradable. Bond क्या tradable है, hence more liquid and asset. बैंक है जो अभी यहाँ पर देखिए क्या कहता है बैंक है easy exit in the bond can sold at a discount if the credit status of issuer deteriorates while the loan is normally fixed rate of interest loan तो fix पे रहता है PLR based at value the bond can be marked to market as frequently as required for the assessing potential gain or loss. Secondly, there are new products which convert conventional credit into the treasury assets.
The process is called securitization, whereby credit receivables of the bank can be converted into units or bonds that can be traded in market. For instance, of the mortgage loans, the bank can be securitized and issued in the form of PTC through the मेन आप क्रेडिट डेरिवेटिव हैज कम इनटू भोग्यू इन द लास्ट 10 years. क्रेडिट डेरिवेटिव्स जो हैं, अच्छा यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज दिया है, बैंक लोन ऑसेट सिक्योरिटाइजेशन इन्फ्यूजेज लिक्विडिटी इनटू इशूइंग बैंक एंड फ्री कैपिटल ब्लॉकिंग, वही सिक्योरिटाइजेशन का है. सेवरल बैंक हैव यूज्ड सिक्योरिटाइजेशन रूट टू इनकैश देयर फ्यूचर रिसीवेबल्स नॉट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन एसेट्स बट आल्सो मीडियम टर्म रिटेल एसेट्स सच एज कंज्यूमर लोन्स. चलिए, credit derivatives have come into the vogue only after last 2 years. Credit derivatives segregate credit's risk from loan investment assets, the investment known as credit default swaps and credit linked certificates. Transfer of credit risk from owner of the assets and another person who is in position to absorb the credit risk for a fee. There is a protection buyer, say the bank, protection seller who may another bank, और इन्वेस्टर इन रेफरेंस एसेट. देयर इज ए प्रोटेक्शन बायर. प्रोटेक्शन बायर कौन होता है? बैंक होता है. प्रोटेक्शन सेलर कौन होता है? अनदर बैंक होता है. और एन इन्वेस्टर विथ ए रेफरेंस एसेट विच में बी ए लार्ज कॉर्पोरेट लोन एंड बॉन्ड में अदर डेट ऑब्लिगेशन. द प्रोटेक्शन सेलर गारंटी पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल इंटरेस्ट. प्रोटेक्शन सेलर किस चीज की गारंटी देता है? प्रोटेक्शन सेलर हमारा क्या हो जाता है? बैंक हो जाता है. ये किसकी गारंटी देता है? कि आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलेगा. ठीक है. और रेफरेंसेस ऑन बाय द प्रोटेक्शन बायर इन केस ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट. अगर क्रेडिट डिफॉल्ट होता है तो ठीक है, तो प्रोटेक्शन बैंक क्या करता है? प्रोटेक्शन सेलर जिसको बोलते हैं वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की गारंटी देता है. बायर इन केस ऑफ द क्रेडिट डिफॉल्ट इन कंसिडरेशन द प्रोटेक्शन बायर पेज ए प्रीमियम. अभी इसका जो बायर होगा, जब सेलर जो है वो इसको गारंटी दे रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मेहनताना तो लेगा ना. वो क्या करता है? प्रीमियम चार्ज करता है. प्रीमियम चार्ज करता है. ठीक है. Credit derivative helps in issuer diversify the credit risk and use the capital more efficiently. The CD is transferable instrument. CD ध्यान रखिए, credit derivative जो है transferable instrument है. Though the market of CD is very liquid, the CD product are still emerging and various covenant related to the transaction are incorporated in ISDA master agreement and credit derivatives. ठीक है. अब कहता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008-9 में हुआ था बॉट आउट सम नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द क्रेडिट डेरिवेटिव एंड सिक्योरिटाइजेशन which in fact aggravated the crisis. Following two aspects have been prime concern for regulatory market players. दो एस्पेक्ट हैं रेगुलेटर्स के लिए. पहला, बैंक एंड इन्वेस्टमेंट institutions in particular in US, UK, Europe have rather been negligent in assessing the credit quality of the assets and they could securitize the asset as soon as they are required or transfer the security risk to a third party who sell them the credit default protection for a small fee. The protection, however, is not perfect. There is a counterparty risk. Protection क्या है? Counterparty risk से free नहीं है. Which replace the underlying credit risk of the loan. The lending bank institution of originating loan also needs to provide credit enhancement by retaining part of the underlying risk. During the crisis period, credit quality of the assets, mainly home loan mortgage, as well as the credit status of the protection provides deteriorated very fast, threatening the survival of some large commercial and investment bank. Finally, the government central bank had come to rescue a lending bank against weak assets to infuse liquidity and supporting sinking fund. लास्ट में क्या हुआ? प्रॉब्लम हुई तो गवर्नमेंट आ गया है. अब कहता है नेक्स्ट जो है, क्रेडिट डिफॉल्ट डेरिवेटिव्स हाईली लेवरेज होता है. As the protection fees on the credit default spread is a tiny portion of the notional value of underlying credit. Credit derivative क्या होता है? Highly leverage होता है. As the protection fee क्या होता है? In case of credit default is tiny portion of the notional value. As there is no initial investment, credit derivative are highly profitable. So as long the credit default does not take place, trading in credit derivatives become very active. चलिए हटाइए. For the above reason, Reserve Bank of India is very cautious in introducing credit derivative in India. However, in view of providing market participant a tool of transfer in managing credit risk, corporate bank, bonds, Reserve Bank of India introduced single name credit defaults. अच्छा, ये सब प्रॉब्लम्स के कारण आरबीआई ने क्या किया? सीडीएस लेके आया, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप.
On corporate bonds, bank can undertake transaction in such CDS both as a market makers as well as अब बैंक क्या है, इसमें ट्रांजेक्शन कर सकता है, ठीक है, किस टाइप से, मार्केट मेकर्स के रूप में या यूजर्स के रूप में, ठीक है। बैंक कैन बाय CDS टू हेज द बैंकिंग बुक और ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर। द एलिजिबल एंटिटी अंडर मार्केट मेकर एंड यूजर। अब मार्केट मेकर में और यूजर में जो एलिजिबल एंटिटी है कौन कौन सा होगा, ऑब्वियसली जो हमारा AD कैटेगरी के जो बैंक होंगे या जो कुछ भी होगा वही मार्केट मेकर्स होंगे, ठीक है। मार्केट मेकर्स में कौन कौन सा आ जाता है, कमर्शियल बैंक है, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स है PD, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, having sound financial and good track record providing credit facility and any other institution specifically permitted by the Reserve Bank of India. Insurance company and mutual funds would permitted if permitted by the regulators, ठीक है। अगर इंश्योरेंस कंपनी जो है, इनके रेगुलेटर्स कौन होता है, सेबी कहता हूँ, IRDA, ठीक है ना। तो अगर ये परमिट करता है तो ये मार्केट मेकर्स में की भूमिका में अपना काम कर सकता है। अब मार्केट यूजर कौन है, मार्केट यूजर में कमर्शियल बैंक भी आते हैं, PD आता है, NBFC, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, प्रोविडेंट फंड, लिस्टेड कंपनी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नेमली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ SIDBI, foreign institutional investors and any other institution specifically permitted by the Reserve Bank. RBI has prescribed eligibility norms for the market makers and has also prescribed detailed operational guidelines. अब ट्रांसफर प्राइसिंग, सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसफर प्राइसिंग किसे कहते हैं। मान लीजिए आपके ब्रांच में जो है, आपके ब्रांच की टोटल डिपॉजिट 200 करोड़ है, ठीक है, और आपका एडवांस कितना है, 100 करोड़ है, ठीक है। आपके पास 100 करोड़ की सरप्लस फंड है, तो क्या करता है आपका ट्रेजरी जो है, इसे आपको पिक कर लेता है, ठीक है, पिक कर लेता है और इसको क्या करता है, मार्केट में इन्वेस्ट करता है, या जैसे भी करे, या पिक करके मार्केट में इन्वेस्ट किया या किसी दूसरी ब्रांच को हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि दूसरी ब्रांच का हो सकता है कि उसके 50 करोड़ डिपॉजिट के ऊपर 100 करोड़ का एडवांस हो, उसको शॉर्टफॉल हो तो यहाँ से लेके यहाँ दे दिया। तो उसमें क्या होता है कि ट्रेजरी जो है इस 100 करोड़ के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करती है, जिसे ही ट्रांसफर प्राइसिंग करते हैं, या तो यहाँ से लेके करे या मार्केट से लेके करे, इसे ट्रांसफर प्राइसिंग करते हैं, ठीक है। चलिए ट्रांसफर प्राइसिंग का वही है, सिंपल सा। पॉलिसी इन्वायरमेंट में क्या है, आप जैसे ये क्या है, पॉलिसी इन्वायरमेंट में कई सारी पॉलिसी तो आपको डालनी पड़ेगी, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट विल इफेक्टिव ओनली इफ देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फाउंडेशन, ठीक है। तो इन ए जनरल would describe in ALM policy the policy should be aggregate risk of the bank and should achieve coordination between the फ्रेंड्स। मेरे साथ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अगर लाइन बाई लाइन में क्या है, कुछ जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं फॉर और मतलब काम की जो बातें हैं, काम की बातें जो है इस बुक में जितनी है मैं उसको यहाँ पे समरी के रूप में आपको लिख दे रहा हूँ, आप इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब लाइन बाई लाइन जो है, ठीक है सब, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो जो यहाँ समरी में लिखता हूँ आप उसको थोड़ा ध्यान देंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। एन इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बियरिंग मार्केट रिस्क, बैंक से हटाइए, ALM पॉलिसी होगा, कंपोजिशन ऑफ एसेट लायबिलिटी कमिटी एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ ALM इंक्लूडिंग रिस्क मेजर्स, ये सब किस में आते हैं, इंटीग्रेटेड रिस्क पॉलिसी मैनेजमेंट में। जितनी भी पॉलिसीज आती हैं ये सब कहाँ आएंगी, इसके अंदर आएगी, इंटीग्रेटेड, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी IRMP, ठीक है। इसमें आ जाएगा ALM एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, एल्को, ठीक है, एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ ALM इंक्लूडिंग रिस्क मेजर मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क न्यूट्रलाइजेशन, प्रोडक्ट प्राइसिंग यहाँ दिया हुआ है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मोर इम्पोर्टेंटली हाउ टू इम्प्रूव एंड मेंटेन एक्जिस्टिंग, ठीक है। उसी तरह लिक्विडिटी पॉलिसी है, लिक्विडिटी पॉलिसी भी बैंक बनाती है, इसको मैनेज करने के लिए IRMP में, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम लिक्विडिटी टू बी मेंटेन, फंडिंग ऑफ रिजर्व एसेट्स, लिमिट्स ऑन द एक्सपोजर ऑफ मनी मार्केट कंटिजेंट इंटरबैंक कमिटेड क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद आता है डेरिवेटिव्स पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, डेरिवेटिव पॉलिसी वही है
कि यूजर डेरिवेटिव कैसे करेंगे, उसके लिए कैपिटल एलोकेशन क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग में क्या है, वैल्यूएशन नॉर्म्स, एक्सपोजर लिमिट, इन्वेस्टमेंट जो पैसा आप लिए तो इन्वेस्टमेंट में कैसे कैसे परमिशनल इन्वेस्टमेंट क्या है वो पॉलिसी भी होती है, जैसे री रेटिंग एंड लिसनिंग, एसएलआर एंड नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी, रेपोज, क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट, ये सब आता है। कंपोजिट रिस्क पॉलिसी भी बनाना है, बैंक को बनानी पड़ती है, ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी। चलिए फ्रेंड्स, पॉलिसी ऑफ ये पॉलिसी अबाउट रिस्क कहता है as per the RBI guide requirement, the above policy are being supplemented with the prevention of money laundering policy and hedge policy of the customer risk, both which will have impact to bank treasury activity। ये सब जो है ना फेमा के अंदर में ये आता है, ठीक है। सम अप आप देख लेंगे, सम अप में रन ऑन द बैंक क्या है, सिचुएशन बैंक लूज टू कॉन्फिडेंस इन द बैंक विथ देयर बैलेंस इमीडिएटली, लिक्विफाइबल सिक्योरिटी इजीली लिक्विडेट हो जाए, सेंसिटिव रेशियो क्या है, सेंसिटिव एसेट्स डिवाइडेड बाय सेंसिटिव लायबिलिटी, रिस्क एपेटाइट लॉस कितना बियर कर सकता है, स्पेशल पर्पज व्हीकल किसी काम के लिए बनाया गया, एक्सक्लूसिवली फॉर्म किया गया टू हैंडल सिक्योरिटी पेपर्स ऑन बिहाफ ऑफ दी सपोजिंग बैंक, हेजिंग पॉलिसी, ये तो हेज पॉलिसी, एसआरओ सेल्फ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे पिमडार फिडाई है, के डिफॉल्ट स्वैप, मस्ट प्रोटेक्शन सेलर, ठीक है। अब ये आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ ये टॉपिक हम और हमारा मॉड्यूल सी कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बेल आइकन है, बेल आइकन आप इसको पुश करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।